गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 9 दिसंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरियन सिविल वॉर के बारे में। आपको पता होगा हाल ही में सीरिया में काफ़ी सारे पॉलिटिकल टर्मोइल्स देखने को मिले हैं। एक दो दिन पहले वहाँ के प्रेसिडेंट को भी ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमारे यूपीएससी एंड एज वेल एज हमारे एपीएससी के मेंस बेस्ड पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये प्रीलिम्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर मैं प्रीलिम्स के रिस्पेक्टिव में बोलूँ तो आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले तो आपका मैपिंग वगैरह आपको होगा। सीरिया का जोग्राफिकल लोकेशन हो गया, ये कौन से कॉन्टिनेंट के पास पड़ता है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़, आसपास में कोई भी वाटर बॉडीज़ हो गई, ये सब आपको देखना ज़रूरी है फॉर द प्रीलिम्स पेपर। एट द सेम टाइम इसी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर टेरर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस सिविल वॉर से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अगर हम लोग मेंस की बात करें तो सबसे पहला ये आएगा आपका GS2 के पेपर में। GS2 का जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है, वो आपको देखा जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में हो सकता है ये आपको GS1 में भी आपको पूछ लिया जाए, बट ज़्यादा रिलेवेंस इसमें GS2 में आएगा। कुछ हद तक ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं GS1 में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि सीरियन सिविल वॉर कब से शुरू हुआ था, इसकी कहानी क्या है, ऐसा वैसा। और अगर मैं GS2 के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो थोड़ा सा एनालिटिकल आ सकता है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का इसमें किस तरीके का रोल है, US का इसमें किस तरीके का रोल है, या फिर रशिया का क्या इसमें कोई रोल है, या फिर कुछ भी मतलब उन्होंने हेल्प करी है, नहीं करी है, या वैसा टाइप का। दूसरे कंट्रीज़ का इसमें किस तरीके का रोल रहा है, इंडिया के साथ सीरिया का क्या रिलेशन है, क्या रिसेंटली इंडिया ने इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट वगैरह दिया है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इंस्पिरेशन आईएएस ने लॉन्च किया है अपना एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25 उन बच्चों के लिए जो इस साल एपीएससी का प्रीलिम्स अपीयर करने वाले हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में होंगी। क्लासेस सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएंगी। जीएस और सीसैट दोनों का फुल कवरेज होगा। करंट अफेयर्स, आसाम रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स है उसके आपके स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल इसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें आपको ऑल टोटल 32 टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से 24 जीएस के होंगे और 11 सीसैट के पेपर्स होंगे। ठीक है, मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी एंड आपको हमारा जो ईयरली कंपाइलेशन रहेगा करंट अफेयर्स का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीरियन सिविल वॉर हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों आया, क्या है इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा इसको देखेंगे एंड इंडिया के रेस्पेक्ट में सीरिया का रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ऑफ सिविल वॉर, आपको बता दूं कि लगभग जो रीसेंट जो सिविल वॉर्स वगैरह जो सीरियन रीजन में चल रहा है, वो लगभग 2011 के आसपास से शुरू हुआ था। तो आप समझ सकते हो लगभग इसको 14 से 15 साल हो चुके हैं। ठीक है, सिविल वॉर को 2020 के आसपास से एक कोल्ड पीरियड भी आया था, बट हाल ही में लगभग 27 नवंबर के आसपास वापस से वहाँ पे एजिटेशन हमको देखने को मिला है, जहाँ पे बेसिकली क्या था, फाइनल पुश टू ओवरथ्रो सीरियास प्रेसिडेंट बशर अल असद। ठीक है, उनके वहाँ के जो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है उनको मतलब ओवरथ्रो करने की मतलब कोशिश की गई थी उनके कैपिटल डमास्कस में। ठीक है, हालांकि अभी असद कहाँ पर है ये अभी अनडिस्क्लोज्ड है। जाहिर सा बात है वो डमास्कस में नहीं है, वो कहीं और है। जाहिर सा बात है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। कहाँ है वो फिलहाल के लिए तो अनडिस्क्लोज्ड है, बट हम लोग देखते हैं कि ये सिविल वॉर जो आज जो चल रहा है वहाँ पे, उसमें किसका क्या रोल है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई,
तो देखते हैं। सबसे पहले सीरिया के बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा कि सीरिया एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है एंड इसके अगर मैं लोकेशन मतलब कंट्रीज़ की बात करूं जो इनके साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं, तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान जैसी कंट्रीज़ जो है अपना बॉर्डर जो है इसे शेयर करती है। ये देखिए तुर्की, ईरान, जॉर्डन, लेबनान एंड इज़राइल। ध्यान रखिए ये चीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि सीरिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये वेस्ट एशियन कंट्री है। कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि ये इसकी प्रॉक्सिमिटी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास काफ़ी ज़्यादा है, बट सीरिया इज़ अ वेस्ट एशियन कंट्री, नॉट एन अफ्रीकन कंट्री। ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5 है, तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान एंड इसराइल। ठीक है। और किस वाटर बॉडी के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है मेडिटेरेनियन सी। ये दोनों जो फैक्ट्स हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आते हैं अगर वहाँ के एथनिक ग्रुप्स के बारे में, एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में, तो वैसे तो अगर देखा जाए एज अ होल सीरिया एक मुस्लिम कंट्री माना जाता है, एक मुस्लिम कंट्री है, बट वहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सीरियन अरब्स हो गए, तुर्कमैन हो गए, कुर्ड्स हो गए, असीरियंस हो गए, सिरकाशियंस हो गए, अर्मीनियंस, ग्रीक्स, मैंडेन्स। ठीक है। और इसमें से जो अरब्स जो है वो सबसे लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप माना जाता है। अगर रिलीजियस ग्रुप्स की मैं बात करूँ तो दो जो मुस्लिम के मेजर जो सेक्स है, शिया और सुन्नी, दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली सुन्नी यहाँ का सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है। उसके अलावा आपको शिया भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे और शाइट्स हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूस, मैंडरिन्स, ड्रूज, सलाफिस, इस्लामिस्ट एंड याजिदिस। ठीक है। इसमें से अगर सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप अगर मैं बोलूँ तो वो सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है। ठीक है। और अगर मैं एथनिक ग्रुप्स की बात करूँ तो अरब्स। ठीक है। सीरिया लगभग लगभग 1945 के आसपास में एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के तौर पर बना था एंड सीरिया, ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक है। आप सबको पता होगा यूनाइटेड नेशंस लगभग लगभग 1945 के आसपास ही बना था और उसके जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें से एक सीरिया भी था। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या इंडिया इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का? अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो इंडिया कब ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस को? ठीक है। ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशंस के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो फाउंडिंग नेशंस है, क्या उनमें से एक इंडिया है? अगर हाँ तो अपना जवाब यस टाइप करें कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं तो इंडिया ने कब यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया? अगर आपका आंसर नहीं है तो ठीक है, अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। उसके पहले ऑटोमन रूल वहाँ पे था। 1963 के आसपास सीरिया में बाथ पार्टी आई थी, पावर में आई थी एंड उसके बाद से लगभग लगभग 1963 से 2011 के आसपास तक सीरिया में जो है एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन रहा था। बेसिकली वहाँ पे सिटीजन्स को किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइडेड था। ठीक है। 1945 में ये एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक तो बना, लेकिन 1963 में जब बाथ पार्टी आई उसके बाद से मतलब कंट्री काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में चली गई, जहाँ पे किसी भी सिटीजन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सीरिया के प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करूँ, वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो सीरिया इज़ ए यूनिटरी रिपब्लिक। ठीक है। वो एक यूनिटरी स्टेट है, ना ही फेडरेशन है। ठीक है। और द सोल कंट्री टू espouse Ba'athism politically. Ba'athism is based on principles of Arab nationalism, pan-Arabism and Arab socialism. Basically, Arab
के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, उसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। इट इज़ बाय एंड लार्ज अ सेक्युलर आइडियोलॉजी। In 1963, the Ba'ath Party has been in power in Syria. The current president is Bashar al-Assad, जिनको लगभग लगभग 2000 के आसपास वो पावर में आए थे। उसके पहले उनके पिताजी थे, ठीक है, हफीज़ अल-असद। 1971 से लेकर के लगभग 2000 तक बशर अल असद के फादर हफीज़ अल असद ने रूल किया था। एंड 2000 के बाद से उनके बेटे बशर अल असद ने वो किया था। हालांकि ये हफीज़ अल असद के दूसरे बेटे हैं, इनके एक बड़े भाई हुआ करते थे जो एक्चुअली में वो अपेरेंट एयर अपेरेंट थे, बट लंदन में शायद उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके चलते फादर के बाद बशर अल असद ने जो सीट है प्रेसिडेंट का उसको कंटिन्यू किया था, ठीक है। द गवर्नमेंट इन सीरिया हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज अ काइंड ऑफ पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप। अभी देखिए, ये कहने को तो एक रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे काइंड ऑफ ए डिक्टेटरशिप टाइप का चीज़ चलता है। आप समझो, 1971 से लेकर के 2000, उसके बाद उनके बेटे बन गए, तो क्या ये एक रिपब्लिक का साइन है? तो आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिपब्लिक का मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए कि जहाँ पे हम लोग रिपब्लिक कंट्री बोल रहे हैं, वहीं पर हम लोग डिक्टेटरशिप का एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, उनको उनको इस नाम से क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो रिपब्लिक का मीनिंग, तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। एक, नंबर 1, क्या इंडिया यूएन का फाउंडिंग मेंबर है? और दूसरा, रिपब्लिक का मीनिंग आपको पता होगा, हमारे जो प्रेम्बल है उसमें प्रेम्बल के ऑब्जेक्टिव में भी आपको रिपब्लिक मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का क्या मीनिंग है, ठीक है। Ba'athist regime has been accused of being oppressive, particularly against political opponents and free press, ठीक है। आगे देखते हैं, अरब स्प्रिंग क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि लगभग लगभग 1963 के आसपास से लेकर के 2011 तक सीरिया में जो है वहाँ पे एक काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन था। 2011 में ऐसा क्या हुआ कि वो इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो गया। एक्चुअली में ख़त्म बोलना गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे। 2011 में तुनिशिया से अरब स्प्रिंग शुरू किया गया था और उससे मतलब क्या था, दूसरे जितने भी अरब वर्ल्ड के कंट्रीज थे उसमें भी ये अरब स्प्रिंग शुरू मतलब फैल गया था, इंक्लूडिंग सीरिया। अब अरब स्प्रिंग है क्या? बेसिकली ये एक सीरीज है प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग्स का। कहीं कहीं जगह पे ये पीसफुल भी था और कहीं कहीं पे आर्म्ड रिबेलियन भी हुए थे, ठीक है। अगर मैं सीरिया के केस में की बात करूँ ना, तो 2011 में जब पहली बार अरब स्प्रिंग जब हुआ था ना, उस वक्त ये एक पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग के जैसा था। मतलब गरीबी और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में जो वहाँ के लोगों ने मतलब जो रिजीम है उनके अगेंस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, बट गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरीके से रिटेलिएशन किया था, ठीक है। मतलब प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में बहुत बुरे तरीके से रिटेलिएशन किया था एंड ब्रूटली क्रश कर दिया था, ठीक है, उसको, जिसकी वजह से मतलब ये कहीं ना कहीं एक सिविल वॉर की तरफ बन गया। द सिविल वॉर विच स्टार्टेड इन 2001 इज स्टिल गोइंग ऑन एंड हैज़ हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ सीरिया। अब जाहिर सा बात है, लास्ट अगर 14-15 सालों से वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था। जो वॉर जो प्रोटेस्ट एक्चुअली में अगर देखा जाए पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के जैसे टॉपिक्स को लेकर के वहाँ के लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया था। देखिए, मैं ये सिर्फ सीरिया के रेस्पेक्ट में बोल रही हूँ, दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे अरब स्प्रिंग्स हुए थे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे पीसफुल ही था, आर्म्ड भी हुए थे, बट सीरिया में जो इनिशिएट हुआ था 2011 में, इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग थी इन अ पीसफुल मैनर। ज़्यादातर मतलब पॉवर्टी और ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनके सारी मांगे थी। बेसिकली एक डेमोक्रेटिक रिजीम वो करना चाहते थे, बट उनका तरीका पीसफुल था। बट जो गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से रिटालिएशन किया था, प्रोटेस्टर्स को बहुत ब्रूटली उन्होंने हैंडल किया था, जिसके चलते ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो था ना, वो कहीं ना कहीं एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई थी और आज भी एक्चुअली ये चल रही है।
जिसकी वजह से वहाँ के जो नॉर्मल जनता है ना, उनको बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ा है। कितने सारे लोगों को अपना घर छोड़ कर के जाना पड़ा है, कितने सारे लोग मारे गए हैं इस वायलेंस के अंडर में, जस्ट बिकॉज ये एक वॉर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बहुत ब्रूटली हैंडल किया। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रेजेंटली मतलब एक सिविल वॉर के बीच में कैसे है, क्यों है, क्या है मसला। जो प्रेजेंट उनके जो प्रेसिडेंट है असद, बेसिकली वो अलवाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक शिया इस्लाम का मतलब एक सब कम्युनिटी है या फिर सब सेक्ट आप बोल सकते हो। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, मुस्लिम के दो मेजर सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक शिया है, ठीक है, दूसरा सुन्नी है। ठीक है, तो ऑल्दो सुन्नी मुस्लिम्स जो है वो आपको सीरिया में मेजॉरिटी में मिलेंगे, बट जो भी मतलब ये है पावर या रिसोर्सेस वगैरह जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड थे एलवाइट, जो कि शिया मुस्लिम का ही एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है, मतलब ऐसा था ना, लोगों को यही लगता था कि मतलब शायद था भी वहाँ पे जो मेन, ऑल्दो सुन्नी वहाँ पे मेजॉरिटी में थी, लेकिन जो पावर और रिसोर्सेज जो थी वो शिया इस्लाम के ही कम्युनिटी अलवाइट के पास में थी, उन्हीं के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड था। ठीक है, और पावर में आने के बाद नो डाउट असद ने इकोनॉमी को मतलब ओपन अप किया, काफ़ी सारे मतलब प्रॉफिट्स वगैरह गेन्स वगैरह भी हुए हैं, लेकिन वो लिमिटेड थे इलीट क्लास के ऊपर। जो नीचे वर्ग के जो लोग थे ना, उन लोगों को नहीं मिला था। तो हेंस दस जो प्रोटेस्ट जब इनिशियली मतलब जो चालू हुआ था ना, वो पीसफुल था। कब? प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो आपको मतलब टॉपिक्स जो है, या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ते हैं लोगों को, उससे रिलेटेड मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ करता था। ठीक है, Assad's regime cracked down on the protesters and the agitation soon spiraled into armed civil rebellion। तो देखा आपने, जो मतलब प्रोटेस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह शुरू हुआ था, उसको गवर्नमेंट के रिटेलिएशन के चलते वो चेंज किस में हो गया, एक आर्म सिविल वॉर के। ठीक है, among the fighters were many factions with different external backers and many aims, but forcing Assad to step down was a largely common goal। ठीक है, बहुत सारे फाइटर्स थे, अलग अलग ग्रुप्स का इसमें योगदान था, मतलब पार्ट लिया था, काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ ने इसमें पार्ट लिया था इस सिविल वॉर में। बट सबका एक, अगर मैं लार्ज कॉमन गोल के बारे में बात करूं, तो उनके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे उनको मतलब सत्ता से हटाने का ही उनका मेन एम था। ठीक है, The rebels had taken control of areas to the northeast and northwest of the country. However, Assad was in control of a large section of Syria। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है कंट्री का, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है कंट्री का, भले ही मतलब ये रेबेल कम्युनिटीज जो थी या जो भी प्रोटेस्टर्स थे, उन लोगों ने मतलब ले लिया था, कंट्रोल कर लिया था, बट असद के अंदर में सीरिया का मेजर पोर्शन था। ठीक है, और इसका मतलब अगर मैं क्रेडिट बोलूँ तो कहीं ना कहीं रशिया का भी था, क्योंकि 2015 में रशिया ने एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया था असद को। ठीक है, और ईरान ने भी उनको हेल्प किया था। ईरान ने क्यों हेल्प किया था? असद शिया थे और ईरान कहीं ना कहीं शिया रिजीम को ही रिजेंबल करते थे। ठीक है, रशिया ने 2015 में एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया था, और ईरान की हेल्प से असद की फोर्सेस ने क्या किया था, रिबेल्स को दबा दिया था। 2020 के बाद से ये सिविल वॉर कहीं ना कहीं फ्रोजन था, यानी कि थोड़ा सा कोल्ड पीरियड टाइप का आ गया था इस सिविल वॉर में। बट कुछ एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस जो थे वो वापस से आपको कैंपेन वगैरह आपको देखने को मिले। कब? इस साल नवंबर 27 के बाद से। समझ में आया? अभी कौन लड़ रहा था, क्यों लड़ रहा था? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जिस ग्रुप ने हाल ही में जिस ग्रुप ने डमास्कस को कैप्चर किया, उस ग्रुप का नाम है हयत तहीर अल शम, HTS, जिसके प्रेजेंट लीडर है अबू मोहम्मद अल जोहानी। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये बेसिकली 2011 में फाउंड किया था जबात अल नुसरा ने।
जो कि अलकायदा का ही एक ब्रांच था। आपको पता होगा अलकायदा एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था। कहीं ना कहीं ये मतलब उसी का एक मतलब सीरिया में आप ऐसा समझ लो, जब इनिशियली 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये अलकायदा का ही एक ब्रांच के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। फिर 2016 में ये मतलब ये अलकायदा से अलग होकर के आ गया और जबहत फतेह अल शाम JFS करके मतलब वो हो गया, मतलब फॉर्म किया अपने आप को, स्टैंडिंग फॉर द लिबरेशन ऑफ अल शम। अच्छा, अल शम क्या है? अगर मैं बोलूँ तो सीरिया का जो अरब नाम है ना, उस वो अल शाम है। ठीक है। बट सीरिया प्रेजेंट कंट्री अगर मैं बोलूँ, बट ये अलशाम एक्चुअली एक रीजन को डिनोट करता है, जो कि सब रीजन है मिडिल ईस्ट के उसका। और ये है मेडिटेरेनियन सी के पास में, जिसमें प्रेजेंट डे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इसराइल और पैलेस्टीन भी कहीं ना कहीं शामिल है। ठीक है। द HTS wanted to overthrow Assad and establish a Sunni Islamic rule. ठीक है। The other significant player are Syrian Democratic Forces, a collection of Kurdish militias that want more autonomy and rights for the Kurds. They are not a major enemy of Assad. ठीक है। अगर देखा जाए तो जो कुर्द फोर्सेस हैं, ये कुछ साल पहले UPSC में शायद इसका एक क्वेश्चन भी आया था कि कुर्द फोर्सेस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कोई असद के मेजर एनिमी तो नहीं है। इनका मेन मोटिव एक ही था कि मतलब जो कुर्दिश लोग हैं या उसकी जो मिलिटियाज है, उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी और राइट्स, कुर्द्स को राइट्स प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। उसके बाद आते हैं तुर्की बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी, जो असद और कुर्द्स दोनों को अपोज करते हैं। फॉरेन प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ईरान और रशिया असद के सपोर्ट में आते हैं। लेबनान के का जो हजबुल्ला है, मतलब एक क्रूशियल फाइटिंग सपोर्ट भी मतलब प्रोवाइड किया है असद को। ठीक है। तो फॉरेन प्लेयर्स में ईरान, रशिया और लेबनान के जो हिजबुल्ला ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने असद को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है। वहीं पर US एंड तुर्की हैव बैक द एंटी असद फोर्सेस। तो तुर्की's beef is mainly with the Kurds, इंक्लूडिंग दोज विद इन इट्स ओन बॉर्डर्स। तुर्की का मेन अगर मतलब दुश्मनी या वैसा टाइप का अगर मैं बोलूँ तो वो कुर्ड्स के साथ है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने एंटी असद फोर्सेस को भी मतलब सपोर्ट किया है। ठीक है। सीरिया अंदर असद, अच्छा, सीरिया ने ना असद के अंडर में पैलेस्टीन को भी सपोर्ट किया है, जिसके चलते वो मतलब इनडायरेक्टली इजराइल का भी दुश्मन बन गया। ठीक है। और इसराइल ने कुछ स्ट्राइक्स भी मतलब सीरिया पर करवाए थे। क्यों? उसका रीजन सिर्फ एक था कि सीरिया ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया था। आपको पता होगा रिसेंटली गाजा और पैलेस्टीन इशू वगैरह आपको पता ही होगा, वहाँ पे भी काफ़ी सारा क्राइसिस का माहौल चल रहा है। तो ऐसे में सीरिया ने पैलेस्टीन को सपोर्ट कर दिया था एंड इसराइल ने रिटेलिएशन में इन पर भी स्ट्राइक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल भी इनका दुश्मन बन गया। तो असद के फॉर में कौन कौन आपको मिलेंगे? एक तो ईरान हो गया, दूसरा रशिया हो गया और लेबनान का जो हिजबुल्ला ग्रुप है। ठीक है। वहीं पे एंटी असद फोर्सेस को सपोर्ट करने वाले कौन हो गए? US हो गया, तुर्की हो गया और कहीं ना कहीं इसराइल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। अच्छा, अगर मैं ईरान हिजबुल्ला की बात करूँ, रशिया की बात करूँ, मतलब आपको पता ही होगा रशिया यूक्रेन वॉर हाल फिलहाल चल रहा है। गाज़ा लेबनान को लेकर के अलग अपना मसला चल रहा है। तो रशिया, ईरान, लेबनान, ये सब जो है ना कहीं अपने ही कॉन्फ्लिक्ट और अपने ही क्राइसिस में मतलब वो थे, बिजी थे। तो एक जो क्रिटिकल सपोर्ट जहाँ पे असद को मिल रहा था ना कहीं मिसिंग हो गया। ठीक है। जिसके चलते जब रेबल्स मतलब असद के अगेंस्ट में आए ना, तो वो मतलब जो सीरियन आर्मी जो थी ना, उसको मतलब एक इफेक्टिवली रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि एक क्रिटिकल सपोर्ट उनके लिए कहीं ना कहीं मिसिंग था। जाहिर सा बात है, रशिया हो गया, ईरान हो गया, लेबनान हो गया, वो लोग अपने अपने क्राइसिस में इन्वॉल्व है।
है कि नहीं? तो वो कहाँ दूसरे कंट्री की मतलब हेल्प करने के लिए जाएंगे? तो असद जो है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ने लगा, है कि नहीं? हालांकि ये मैं मतलब ऐसा बोला नहीं जा सकता कि दिस इज द फॉल ऑफ असद और सीरियन सिविल वॉर एंड हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कोई अलग चैप्टर भी ओपन हो जाए, ठीक है? तो आप कुछ कह नहीं सकते कि मतलब ये वॉर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। इट इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल, देखा जाएगा कि नियर फ्यूचर में क्या होता है। बट फिलहाल के लिए इतना तो हमें दिखाई देता है कि असद की जो आर्मी है वो मतलब एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस रेबल्स को प्रोवाइड नहीं कर पाई। क्यों? जो भी उनके क्रिटिकल सपोर्ट थे ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग थे, ठीक है? While Asad was undoubtedly unpopular, many believed him to be a bulwark against Sunni Islamic fundamentalism and a champion of minority rights. असद का एक चीज था कि बहुत लोग उनको सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के अगेंस्ट में मतलब काम करने वाला एक वो मानते थे और माइनॉरिटी राइट्स का ना चैंपियन मानते थे। क्यों? सुन्नी वहां पे मेजोरिटी में था और असद जो है वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है? तो पावर इनके हाथ में था, पावर इनके हाथ में था। और इसी बीच में लोगों को मतलब ऐसा लगता था। दो HTS has struck a more liberal conciliatory note towards minorities, recently many fear their win might turn Syria into an Afghanistan on the Mediterranean, ठीक है? मतलब जो भी अभी वहाँ पे मसला चल रहा है, जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल वगैरह जो चल रहा है ना, उसके बीच में मतलब बहुतों को ये लगता है कि सीरिया कहीं मेडिटेरेनियन का अफगानिस्तान ना बन जाए। आपको पता होगा अफगानिस्तान में फिलहाल में तालिबान रिजीम जो आया उसके चलते मतलब सिविल राइट्स तो मतलब बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे हैम्पर हुई है। हालांकि इसमें अलग से एक वीडियो आएगी अफगानिस्तान के उसमें। बट आप अगर मैं एक ओवरऑल फॉर्मेट में बोलूँ तो अफगानिस्तान का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे मतलब एक बहुत अजीब अजीब रूल्स आ रहे हैं इस्लाम का नाम लेकर के, जो शायद इस्लाम ने कभी बोला भी नहीं होगा, ठीक है? आपको पता होगा रिसेंटली मतलब ऐसे हुआ है कि फीमेल्स का जो फीमेल्स पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती, ये ऐसा भी कुछ एक रूल आया है। उनको तो खैर हायर स्टडीज़ और इन सब से तो उनको हटा वो कर ही दिया गया है। बट खैर बहुत लोगों को मतलब इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं सीरिया जो है मेडिटेरेनियन रीजन का अफगानिस्तान ना बन जाए, ठीक है? रशिया हैज रूल्ड आउट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द लेटेस्ट सीरियन क्राइसिस एंड जो बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन टू हैज शोन नो साइंस ऑफ इंटरवीनिंग. The incoming US President Donald Trump meanwhile tweeted on Saturday, "This is not our fight. Let it play out. Do not get involved." जहाँ पे रशिया ने रीसेंट डेज की अगर मैं बात करूँ, जो रिसेंटली जो लेटेस्ट सीरियन क्राइसिस जो इमर्ज होकर के आया है, वह रशिया ने भी मतलब फिलहाल तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट कर दिया है, बोला है कि मतलब कुछ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखने का कुछ वो किया नहीं है। जहाँ पे हमने देखा है कि प्रीवियसली रशिया जो था वो काफ़ी अच्छा सपोर्टर था असद का। और वहीं पर यूएस की अगर मैं बात करूँ तो जो बाइडेन जब मतलब अपने एंड टर्म के एंड में थे, उन्होंने भी इंटरवीन करने का कोई साइन तो शो नहीं किया था। एंड डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो उन्होंने सीधा ट्वीट ही कर दिया था लास्ट सैटरडे, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि ये उनकी फाइट है, हमारा नहीं है, उनको खुद करने दो और हमको इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें, ठीक है? उन्होंने मतलब स्ट्रीट हैंड मना कर दिया किसी भी तरीके के इन्वॉल्वमेंट से। इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो सीरियन क्राइसिस को लेकर के इंडिया का क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर हिस्टोरिकली मैं बोलूँ तो इंडिया का सीरिया के साथ ना काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है, ठीक है? ऑल्दो असद रिजीम को लेकर के इंडिया का स्टैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा है, बट एज अ कंट्री एज अ नेशन इंडिया का सीरिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ठीक है? वहाँ के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डायस्पोरा, आपको मैं बता दूं सीरिया में आपको लगभग लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा आपको इंडियंस मिल जाएंगे जो वहाँ पे अलग अलग तरीके में से काम करते हैं, ठीक है? तो ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारी इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर है, रेमिटेंसेस हो गए, एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, उस पर मतलब
इन सब से रिलेटेड इंडिया का काफ़ी मतलब अच्छा रिलेशन उन्होंने बिल्डअप किया था सीरिया के साथ, ठीक है। लेकिन ये जो सीरियन क्राइसिस वगैरह जो रिसेंट ईयर्स में जो डेवलप की है, उस वजह से क्या हो गया, सीरिया में जो ऑयल इन्वेस्टमेंट इंडिया का था उसको इंडिया को छोड़ना पड़ा। ऑल्दो सीरिया पर हम लोग उतना ज़्यादा एनर्जी को लेकर या ऑयल को लेकर के हम लोग डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिसेंटली नवंबर 29 में इंडिया सीरिया फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस का 6th राउंड हुआ था, ठीक है। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बात मतलब उसमें अपना पॉइंट रखा इंडिया और सीरिया से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि इंडिया एंड सीरिया एंजॉय वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिक एंड सिविलाइजेशनल टाइज। India has been a keen developmental partner for Syria and is also actively involved in capacity building of the Syrian youth. Both the countries also cooperate on various multilateral forums. The discussions held today will contribute in further strengthening of India-Israel bilateral partnership. ठीक है। हालांकि 7 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वहाँ पे जो सीरिया में जो हमारे इंडियंस हैं, हमारे इंडियन भाई बहन हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला मोर देन 70 लाख पीपल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इंडियंस, उन लोगों के लिए मतलब एक मैसेज जारी किया था। उन्होंने बोला था कि मतलब कॉशन से रहे, जितना हो सके सतर्क रहे, एंड अगर हो सके तो वहाँ से एटलीस्ट वो वहाँ से निकल आए, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सीरियन क्राइसिस, उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल सीरिया के बारे में हमने थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ हमने जाना, वहाँ के रिलीजियस या एथनिक ग्रुप्स के बारे में हमने देखा, कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, ठीक है। गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट कैसी है, हमने अरब स्प्रिंग के बारे में देखा कि ये सारे सिविल वॉर्स कहाँ से शुरू हुए, जो क्या मतलब ये पीसफुल प्रोटेस्ट किस तरीके से सिविल वॉर में कन्वर्ट कर गया, और इंडिया के रेस्पेक्ट में सीरिया का क्या रिलेशन है या इंडिया ने क्या स्टेटमेंट रखा है सीरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर इंस्पिरेशन का प्रीलिम्स टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है। क्लासेस टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू करवाई जाएंगी। जीएस और सीसेट दोनों का, करंट अफेयर्स और आसाम रिलेटेड टॉपिक्स की आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी, और इस बैच में आपको हमारा टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी इंक्लूडेड रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।